बात करते हैं चक्रवाती तूफान की, क्योंकि 30 मिनट में 4 राज्यों ने वो खौफनाक मंजर देख लिया जो किसी को भी दहला दे। कई आशियाने तक बिखर गए, कई परिवार तबाह हो गए। वो खौफनाक 30 मिनट थे तूफान के। जी हां, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी समेत असम, मणिपुर और मिजोरम में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इस तूफान को पश्चिम बंगाल और असम की स्थानीय भाषा में काल बैसाखी कहा जाता है। इस तूफान ने न सिर्फ घरों, खेत, खलियान को नुकसान पहुंचाया, बल्कि जानलेवा भी ये तूफान साबित हुआ। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा इस तूफान की वजह से नुकसान हुआ है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 4 राज्यों की, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पर कितनी ज्यादा तबाही इस तूफान ने मचाई है। और ये चक्रवाती तूफान है, तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है। जी और पश्चिम बंगाल में तूफान के बाद बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। कहीं पेड़ उखड़े हुए हैं, कहीं खंभे गिरे हुए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जलपाईगुड़ी के अलावा भी कई इलाकों में तबाही नजर आई है। जलपाईगुड़ी में तबाही का मंजर, 5 की मौत हुई है और सैकड़ों घर तबाह हुए हैं इस चक्रवात की वजह से। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, कैसे लोग चक्रवात के गुजर जाने के बाद पीछे जो तबाही छूट गई है उसे देख रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर आप देखिए, चक्रवात के दौरान तेज हवाएं और तूफान, और घरों को हुआ है जबरदस्त नुकसान। और आइए अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो वाकई दहला देने वाली है। इसकी ताकत का अंदाजा इस तूफान की आप लगा पाएंगे। जो तबाही हुई है वो कितनी बड़ी तबाही होगी वो तो आप जान ही गए होंगे अब तक, क्योंकि जिस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं वो बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन इस तबाही की वजह यही तूफान है। ये 3 तस्वीरें देखिए, सड़कों से लेकर घरों तक सब कुछ तबाह नजर आ रहा है। जिस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, पूरा जो आप देख रहे हैं बवंडर की तरह हवाओं का आगे बढ़ना एक बड़े तूफान की दस्तक यहाँ पर देता है। और कई लोगों में अब भी दहशत है। जलपाईगुड़ी की अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तूफान में किस कदर बर्बादी हुई है ये आप देख रहे हैं। बिजली के कई खंभे गिर गए, कई घरों की टीन की छत उड़ गई। कुदरत की ताकत का एहसास ये तस्वीरें कराती हैं और आगाह भी करती हैं हमें बार बार कुदरत की इस ताकत का। और अब आपको पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से उठे तूफान से मची तबाही की 5 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। और किस तरह के हालात है, एक एक करके वो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। ये तस्वीर जरा देखिए, इस पर गौर करिए। तूफान के गुजर जाने के बाद, चक्रवात के गुजर जाने के बाद कैसी तबाही मची। ये देखिए, बिजली के खंभे कैसे उखड़ गए, आसपास के घरों पर वो गिरे हैं, मकानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है, सैकड़ों पेड़ जो है वो उखड़ गए। ये देखिए चक्रवात की वजह से कैसे हालात पैदा हो गए हैं जलपाईगुड़ी में। तो तूफान की वजह से जो तबाही मची है उसके बाद एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सिर्फ 30 मिनट में ही तूफान ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी कि कई परिवारों की जिंदगी में उथल पुथल मच गया। ये देखिए तस्वीरें, कहीं पर पेड़ गिरे हुए हैं, कई खंभे गिरे हुए हैं। तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसके रास्ते में जो भी आया उसे वो तबाह और बर्बाद करता चला गया है। 5 तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि तूफान की ताकत कैसी थी और तूफान ने कैसी तबाही मचाई थी। और आइए तस्वीरें थोड़ा विस्तार से आपको दिखाते हैं कितनी तबाही मचाई है इस तूफान ने। ये देखिए तस्वीरें, एक एक करके तस्वीरें, सब सड़कों पर इस तरह तहस नहस वाले हालात रहे। लोगों के घरों की छत तक उड़ गई। और ये पानी के साथ साथ जो हवा है, हवा का रुख इतना ज़्यादा था वो घरों में तबाही मचाते हुए सामने आया। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग जूझते हुए। जलपाईगुड़ी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल के, और यहाँ पर अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया। 300 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 5 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा तूफान रहा कि 30 मिनट में ही पूरी तबाही मच गई। पेड़ तक उखड़ गए, बड़े बड़े पेड़ ये उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों का हाल है, ये लोगों के घरों का हाल है, लोगों की छतें तक उड़ गई।
और सब कुछ तहस नहस होता हुआ इस तूफान में नजर आया है। सबसे ज़्यादा हालत वहाँ ख़राब हुई जहाँ पर जलपाईगुड़ी है, और जलपाईगुड़ी से ही हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं प्रसेनजीत चौधरी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत, जलपाईगुड़ी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस चक्रवात तूफान की वजह से, अभी हालात क्या बताए जा रहे हैं और प्रशासनिक तौर पर क्या कहा जा रहा है? देखिए, कल दोपहर 3 बजे के आसपास ये भवंडर आया और उसके बाद ये जलपाईगुड़ी के जो ये बांडिश गांव है वहाँ पे मैनागुड़ी में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। रात ही में ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उन्होंने आके वहाँ पे जायजा लिया और जहाँ पे ये विक्टिम लोग हैं, जहाँ पे इंजर्ड लोग हैं, सभी के पास गए। उनसे कहा कि गवर्नमेंट उनके साथ है। रात तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी तक 300 के आसपास के लोग घायल हैं। अभी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ ऑन द वे टू विजिट द विक्टिम पीपल अफेक्टेड एरिया। सो अभी सिचुएशन सुबह हुआ है, अभी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन फुल्ली कंप्लीट हो गया है। तो अभी वहाँ पे जो शेल्टर है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, उनको खाना दिया जा रहा है। ये लोग कैसे रहेंगे, उनका घर जो है, हम लोग सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि घर बोल के कुछ नहीं है, उसमें काफ़ी तबाही मची हुई है। ये जो बांडिश गाँव है वहाँ पे, तो अभी देखना ही है कैसे इन लोगों को राहत पहुँचाया जाए, इन लोगों को सिक्योरली कैसे रखा जाए और कब तक रखा जाए ऐसे, क्योंकि सारा जो गाँव है, जितना सारा घर है वहाँ पे छोटा छोटा घर था, 1-2 मिनट 3 मिनट के ये भूवंडर से सारा घर तोड़फोड़ हो गया। काफ़ी तबाही मची हुई है इलाके में। जी बिल्कुल, तबाही की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। राहत पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या किया गया है, यह भी हम आपसे जानेंगे। और देखिए, इस बीच जलपाईगुड़ी में पीड़ितों से ममता बनर्जी भी मुलाकात करने पहुंची। अस्पताल में घायलों का ममता ने हाल जाना, मृतक के परिजनों से भी ममता ने मुलाकात की। देर रात ही जलपाईगुड़ी के लिए निकल गई थी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने लोगों से मुलाकात की है और देर रात ही वो जलपाईगुड़ी के लिए निकल गई थी। ये तस्वीर आप देखिए, जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करती नजर आ रही है। मृतक के परिजनों से भी ममता बनर्जी ने मुलाकात की है। घायलों से मिलने वो अस्पताल पहुंची, वो भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जलपाईगुड़ी में तूफान के बाद जो लोग प्रभावित हुए उनसे मुलाकात करने पहुंची ममता बनर्जी। और तूफान से तबाही पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के साथ संवेदनाएं हैं हमारी, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। जलपाईगुड़ी में बर्बादी पर प्रधानमंत्री मोदी बोले हैं, बीजेपी कार्यकर्ता पीड़ितों की मदद करें। और तूफान से तबाही पर पीएम ने जताया दुख। जी हां, जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी में तूफान प्रभावितों के साथ प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना है। प्रभावित लोगों की उचित मदद के निर्देश दिए। बीजेपी कार्यकर्ता पीड़ितों की सहायता करें, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो ये देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। एक तरफ तो उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर, जो प्राकृतिक आपदा है उसको लेकर दुख जताया, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रभावित लोग हैं उन तक उचित मदद पहुंचाई जाए। मैनागुड़ी में, जलपाईगुड़ी में तूफान प्रभावितों के साथ प्रियजनों को खोने वालों के प्रति प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना भी प्रकट की है और प्रभावित लोगों की उचित मदद के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा है कि पीड़ितों की सहायता वो करें। प्रसेनजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। प्रसेनजीत, अब क्या क्या मदद पहुंचाई गई है प्रभावित लोगों को, क्योंकि कई लोग घायल हुए हैं, लोगों के घर जो है वो तबाह हुए हैं, लोगों की जान भी गई है। ममता बनर्जी हम देख रहे हैं वहां पहुंच गए हैं, लेकिन लोगों तक मदद कैसे पहुंचाई जा रही है? देखिए, अभी इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट जो काम है वो काम करेगा। राती में वहाँ पे नाइट शेल्टर खोला गया। गांव में जो लोग थे उनका टूटा फूटा घर में जो सामान बिछड़े हुए थे ये सब इकट्ठे कर रहे थे, उन लोगों को कहा गया आप ये घर छोड़ के नाइट शेल्टर में आइए। उन लोगों को रात में खाना दिया गया। लेकिन अभी इलेक्शन चल रहा है, इसी वजह से इन लोगों को कोई मुआवजा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बारे में ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं कहा।
उन्होंने कहा अभी इलेक्शन चल रहा है, जो भी करना है डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करेगा। गवर्नर अभी कुछ ही देर में वहाँ पे आ जाएंगे, वो भी ये लोगों से बातचीत करेंगे जो गांव में ये इफेक्ट हुआ है इसका टॉर्नेडो का, वहाँ पे भी वो जाएंगे। तो उसके बाद पता चलेगा क्या क्या होगा आगे वाले समय में, क्योंकि पूरे गांव जो है गांव में तबाही का तस्वीर सामने आ रहा है। सुबह हुआ सारे गांव में जितना सारा घर था सब टूट के गिर गया। तो अभी क्या क्या राहत उन लोगों को पहुंचा जाएगा ये डिसीजन होगा। कल 3 बजे के आसपास में ये टॉर्नेडो आया और उसके बाद गवर्नमेंट के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो राहत कार्यों में जुड़ गए। अभी देखना है आज सुबह क्या होता है और क्या राहत उन लोगों को दिया जाता है। बिल्कुल प्रसेनजीत, आप नजर बना के रखिए। साथ ही साथ हम वो सेंसिटिव जोन भी दिखा रहे हैं, वो इलाके जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, जहां पर इस चक्रवाती तूफान का असर हुआ है और आने वाले जो 24 घंटे वो भी बहुत अहम है। एक बड़ी खबर ये है कि पश्चिम बंगाल में तूफान में तबाही पर बोले हैं राज्यपाल। तूफान से कई लोगों की जान भी गई है, राज्यपाल की तरफ से बयान आया है। तूफान से कई घर फसल तबाह हो गए। सीवी आनंद बोस की तरफ से जो बयान आया उसके मुताबिक एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चला रही है। जो इलाके चिन्हित किए गए हैं उन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से। सीवी आनंद बोस की तरफ से जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उनकी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। Under the tragedy, I'll also try to see the welfare of those who are injured, crops damaged. Then I'll contact the National Disaster Management Authority and all other agencies that are involved in relief operations. I'm already in touch with Delhi on this issue. After visiting the places and interacting with the people, then I'll tell you my assessment of the situation. और असम के गुवाहाटी में तूफान से तबाही। जी हां, बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है और तेज बारिश से एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया है। फ्लाइट की आवाजाही कुछ समय के लिए रुकी, 6 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। तो ये देखिए असम में जो एयरपोर्ट है उसको कैसे नुकसान पहुंचा, इसकी वजह से फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। आवाजाही कुछ समय के लिए बाधित रही, 6 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। प्रसेनजीत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। प्रसेनजीत, कौन कौन, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को और ये बता रही है कि उड़ानों पर कितना भयंकर असर पड़ा है, यातायात पर असर पड़ा है, लेकिन कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो प्रशासन की तरफ से चिन्हित की गए हैं कि यहाँ पर सेंसिटिविटी है, कहाँ पे रेस्क्यू इस वक्त चलाया जा रहा है? देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कल रात 3 बजे के आसपास में ख़त्म हो गया है। सीएम ये कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो गया है। जो सारे लोग गांव में थे उन लोगों को सुरक्षित ये जो नाइट शेल्टर खोला गया वहाँ पे ले जा चुके हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस। अभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात तक चला। रात के अंधेरे में ही गांव में जाके ढूंढ के लोगों को ले जाके ये जो नाइट शेल्टर बनाया गया वहाँ पे लेके जाया गया, उनको खाना दिया गया। रात को उन लोगों का रहने का इंतज़ाम किया गया। खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने वहाँ पे जाके देखा कि कोई इंतज़ाम में कोई खामती है कि नहीं। उन लोगों से भी उन्होंने बात की, लोगों ने उनका बात कहा और गांव में जो तस्वीरें सामने आ रही वो भी खुद ममता बनर्जी ने देखा। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन मोस्ट ऑफ ऑल कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है ये देखना है, क्योंकि रात के अंधेरे में एक्चुअल जो तस्वीरें हैं ये सामने नहीं आ रही थी। तो अभी ये असेसमेंट किया जाएगा कि कितना नुकसान वहाँ पे हुआ है। ठीक है प्रसेनजीत, आप नजर बना के रखिए, आएंगे आपके पास दोबारा। और इस वक्त एस जयशंकर केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक करेंगे। As I mentioned, in Parliament it has come up as Parliament question. It has come up in debates. It has been raised in the consultative committee. And in fact, Chief Minister of Tamil Nadu has written to me numerous times. And my record shows that to the current Chief Minister, I have myself replied 21 times on this issue. So please understand, this is not an issue which has suddenly surfaced. This is a live issue. It is an issue which has been very much debated in Parliament, in Tamil Nadu circles as well. It has been the subject of correspondence between the union government and the state government. And as I said, 21 times I have myself replied to letters.
Now, every political party in Tamil Nadu has taken a position on this. And here, one of the reasons why we are debating it is in looking at these two issues, the Kachatibu issue and the fishermen issue. Two parties, the Congress and the DMK, have approached this matter as though they have no responsibility for it, as though the situation is for central government, today's central government, for them to resolve. There is no history to this. This has just happened. They are the people who are taking up the cause. That is the way they would like to project it. So the purpose of the press conference today, why I am talking to all of you, is we believe that the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about. How was Kachatibu, how was the 1974 agreement reached? How was Kachatibu given away? How was the fishing issue handled? Because please understand, the fishing issue actually emanated from a 1976 agreement. So there are two agreements we are talking about. So because these have been live issues, because they have been discussed earlier also in Parliament, two documents were sought from us as an RTI request. And these were provided. One was a document about Ministry of External Affairs, summary background note for the meeting of the Informal Consultative Committee in 1968 on this issue. And the second was a record of discussion of a meeting between the then Foreign Secretary. विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया 1974 में किस तरह कच्चतीवू द्वीप को लेकर पूरी डिटेल्स वो जानकारी दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल कच्चतीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस और डीएमके को घेरा था। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। पीएम मोदी आज मुंबई जा रहे हैं। वहां आरबीआई की स्थापना के 90 साल के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखने वाली देश की केंद्रीय और सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आज से 90 साल पहले हुई थी। अब आरबीआई अपने 91वें साल में प्रवेश करने जा रहा है। इस मौके पर मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी खास उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी आरबीआई के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान 90 रुपए का एक सिक्का भी जारी कर सकते हैं। कार्यक्रम में देश के आर्थिक विकास में आरबीआई की भूमिका और योगदान पर भी चर्चा होगी। आरबीआई के कार्यक्रम के अलावा पीएम मोदी मुंबई में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं। इससे पहले 28 फरवरी को भी पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे। जनवरी में भी कई परियोजनाओं के सिलसिले में पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे। पिछले 2 साल के अंदर अब तक पीएम मोदी 7 बार महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। राजस्थान में धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर में कई बैठक करने वाले हैं। शाह आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे।
अब की बार मिशन 400 पार के लक्ष्य में जुटे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज सुबह 9:45 बजे जोधपुर पहुंचेंगे और 10 बजे लोकसभा संयुक्त कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। इसमें जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर के पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसका आयोजन पोलो ग्राउंड रातानाडा में किया है। इस सम्मेलन में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन के बाद अमित शाह दोपहर करीब 1 बजे जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हर कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरा करेंगे। पीएम मोदी की कल जयपुर के पास कोटपुतली में जनसभा होनी है। कोटपुतली इलाका जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में आता है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। पिछले चुनाव में एनडीए ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी इस बार भी ये रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए जी जान से जुटी हुई है। और राजस्थान दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कल सीकर में रोड शो किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जयपुर में लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारियों और क्लस्टर प्रभारियों की बैठक के बाद अमित शाह ने कल सीकर में करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। ये रोड शो कल्याण मंदिर से तापड़िया बगीचे तक निकाला गया। रोड शो के दौरान अमित शाह खुली जीप पर सवार थे और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। लोगों ने उन पर जमकर फूल बरसाए। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीकर के प्रत्याशी सुमित्रानंद सरस्वती भी जीप पर सवार थे। गृह मंत्री के स्वागत के लिए सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के कार्यकर्ताओं की टिफिन बैठक को संबोधित किया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के लिए प्रधानमंत्री ने वाराणसी के कार्यकर्ताओं को मोदी मंत्र दिया। टिफिन बैठक में एक साथ 660 बूथों को संबोधित करते हुए पीएम ने भोजपुरी में बोलते हुए कहा कि बनारस ने उन्हें बनारसी बना दिया। हम हूँ आप ही लोग के तरह बनारस का कार्यकर्ता है। अभी जब हम बनारस आयल रहली तो यह बात कहली 10 साल पहले आप लोग हमके सांसद बनेला। 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। इहो बार हमके सांसद बनावे और भाजपा के 400 सीट दियावे का जिम्मेदारी आप ही लोगन पर हो। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होनी है। आज खत्म हो रही है केजरीवाल की ईडी रिमांड। शराब घोटाला मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की ईडी की 4 दिन की रिमांड आज पूरी हो रही है। ईडी आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी की डिमांड पर केजरीवाल को 4 दिन की रिमांड पर भेजा था। गुरुवार को केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की थी। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 22 मार्च को कोर्ट में पेश किया था। तब कोर्ट ने केजरीवाल को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। इसके बाद दूसरी बार उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेजा। आज उनकी कस्टडी समाप्त होने पर ईडी उन्हें फिर कोर्ट में पेश करेगी। अब देखना यह है कि आज कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। केजरीवाल और उनकी पार्टी जेल से सरकार चलाने का दावा कर रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। जनता इसका जवाब देगी। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि सीएम केजरीवाल की सेहत ठीक नहीं है और उन्हें परेशान किया जा रहा है।
और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की कल और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रविवार को पीएम मोदी के खिलाफ हमलों के तीर चलाए। राहुल गांधी, प्रियंका, सुनीता केजरीवाल और तेजस्वी यादव से लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव तक ने मोदी सरकार पर प्रहार किया। राहुल गांधी ने चुनाव में फिक्सिंग का आरोप लगाया। अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी, ये आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। रैली में प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था, रथ रावण के पास था। और रामलीला मैदान की रैली में विपक्ष का पूरा कुनबा जुटा था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर बड़े हमले किए। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार पर खूब बरसे। रामलीला मैदान के मंच पर जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहुंचे तो उन्होंने फिल्मी गाने की तर्ज पर केंद्र सरकार पर हमला बोला कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केजरीवाल को जेल भेजे जाने को लेकर केंद्र सरकार पर प्रहार किया। ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? और आज की एक और बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक होने जा रही है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी दफ्तर में ये बैठक होगी। मिशन 400 के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी का घोषणा पत्र कैसा हो और इसमें क्या क्या वादे होंगे, इसे लेकर आज बीजेपी के घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी। ये बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में की जाएगी। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है। इस समिति में निर्मला सीतारमण को संयोजक बनाया गया है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। ऐसे में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति के लिए लोक लुभावन वादे कर सकती है। 27 सदस्य कमेटी को घोषणा पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों और वादों की पहचान करना है। इससे पहले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए देश की जनता से राय भी मांगी थी। बीजेपी ने 1 करोड़ लोगों से घोषणा पत्र के लिए सुझाव इकट्ठा करने का टारगेट रखा था। गौरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव में भी घोषणा पत्र समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। और लोकसभा चुनाव प्रचार के साथ ही बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में भी जुट गई है। बीजेपी ने देश भर में इस कार्यक्रम को जोर शोर से मनाने का प्लान बनाया है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय की तरफ से प्रदेश इकाइयों को पत्र भेजा है। इसमें स्थापना दिवस के मौके पर किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया गया है। पत्र में कहा गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और देश की जनता ने मन बना लिया है। बीजेपी के पत्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए अनेकों काम होने की बात कही गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर पार्टी की राज्य इकाइयों को प्रदेश, जिला, मंडल स्तर पर स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है, जिसमें सभी पार्टी कार्यालयों पर पार्टी का ध्वज फहराने का कार्यक्रम, बीजेपी दफ्तर की सजावट और मिष्ठान फल वितरण, सभी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने घर पर पार्टी का ध्वज फहराना,
पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मान का कार्यक्रम करना, बूथ स्तर पर लाभार्थियों से विशेष संपर्क का कार्यक्रम और मोदी सरकार की उपलब्धियों की व्यापक चर्चा। वहीं मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी और रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने। अभिनय की वो चकाचौंध दुनिया और राजनीति की ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कैसे कहाँ चले आए आप? नहीं, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, ये भी बहुत चकाचौंध है। इसमें क्या घिसना बहुत पड़ेगा, इसमें ड्रामा ज्यादा है। वहाँ हमारे यहाँ ड्रामा कम होता है और हमें पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एनीवे, भाई जानना चाहता हूँ, लोग ये जानना चाहते हैं कि अरुण जी की इच्छा थी मेरठ से चुनाव लड़ने के लिए या बीजेपी ने कहा नहीं आपको आना चाहिए, अब बहुत हो गया अभिनय, अब आप राजनीति में आपकी जरूरत है? नहीं, दोनों ही बातें होती, पहले होती रही हैं ये बातें इस तरह की। पर मैं कभी नहीं था, मेरा मन नहीं था कभी कि मैं जाऊँगा। अब 2024 में क्यों? तो 2024 में ये हुआ ये कि मुझसे जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात आई ना, राम मंदिर की बात आई, तो मेरे बहुत से मित्रों ने भी कहना शुरू किया, ये भी कहना शुरू किया कि नहीं यार, तुम्हारी इमेज इतनी साफ सुथरी है, साफ सुथरे लोग भी इसमें जाने चाहिए पॉलिटिक्स में, व्हाई नॉट। तो मेरे मन में धीरे धीरे आने लगा। फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं ये भी करके मुझे देखना चाहिए, व्हाई नॉट। खबर दिल्ली से। दिल्ली के वजीराबाद में तेंदुए की दहशत। तेंदुए के हमले में करीब 5 लोग घायल। लोगों ने सूझबूझ से तेंदुए को कमरे में बंद किया। वन विभाग और फायर टेंडर की टीम मौके पर पहुंची। विवेक शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है, तेंदुए को पकड़ा गया या नहीं? देखिए, आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास फायर विभाग को जानकारी मिली थी कि वजीराबाद थाना इलाके के जगतपुर गांव के अंदर एक तेंदुआ घुस आया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों की मदद से तेंदुए को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है और वन विभाग की टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है। 4 से 5 लोग इस दौरान घायल हुए हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन और साथ ही फायर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। वन विभाग टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी कल देर रात गाजीपुर पहुंचे और मुख्तार अंसारी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। मुख्तार की मौत पर शोक जताने के लिए ओवैसी लखनऊ से सीधे मुख्तार अंसारी के घर मोहम्मदाबाद पहुंचे। हालांकि इस दौरान मीडिया को ओवैसी से मिलने से रोक दिया गया। मुख्तार के भतीजे और विधायक मनु अंसारी के कहने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मीडिया को रोक दिया था। ओवैसी के पहुंचने की खबर मिलने पर उनके समर्थकों की भीड़ भी उमड़ पड़ी थी, जिसे देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग बढ़ा दी। ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी से मुलाकात की। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। इससे पहले यूपी सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी मुख्तार के घर पहुंचे थे। उन्होंने मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी सहित परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की और मुख्तार अंसारी की मौत पर शोक जताया। मीडिया से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर सवाल उठाए। सरकारी तंत्र ने सारी नैतिकता बलाए ताक रखकर उनके साथ घटिया मानसिकता के साथ काम किया है, अत्यंत निंदनीय है।